टेल यू, मतलब उस चीज के बारे में जो तुमको मैं बताने जा रहा हूं उसके बेसिक ABCD तुमको पता होना चाहिए। जैसे तो अपना आधार मजबूत कैसे होगा, पढ़ना पड़ता उसके लिए, घर जाके पढ़ना पड़ता, पेन पेंसिल लेके बैठो, लाइन टू लाइन पढ़ो चीजों को, जो चीज समझ नहीं आए उसको अंडरलाइन करो, फिर बार बार पूछो मुझसे, ठीक है। तो करें शुरू अपन। तो विद्युत, अब हम बात कर रहे विद्युत की। तो विद्युत पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मुझे तुमको कुछ चीजों के बारे में बताना पड़ेगा। एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों बता दूंगा इसी के अंदर। चीज अपन पढ़ेंगे आवेश, ठीक है। तीसरी चीज इसमें पढ़ेंगे अपन चालक, चालक क्या होता है। चौथी चीज पढ़ेंगे अपन प्रतिरोध क्या होता है ना, ठीक। इतनी चीजें अपन अभी पढ़ेंगे फिलहाल। क्या तुम लोग रेडी हो ये चीज समझने के लिए? क्या पढ़ रहे हैं अपन? विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। गांव में बोलते इलेक्ट्रिसिटी। बिल आया कि नहीं आया? विद्युत मतलब जो हमारे घरों में तारों से जो आ रही, जिससे पंखे, ट्यूबलाइट, तुम्हारे जितने अप्लायंस है सारी चीज चल रहे हैं। मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाएगा उसके बिना। ये सारी चीजें है क्या एक्चुअल में? कभी ठंडे दिमाग से सोचोगे तो ये कहां से आ रही, कौन बना रहा है इसको, और कैसे चल के आ रही, तारों में कितनी दूर से चल के आ रही तुम्हारे घर तक, ये सारी चीजें अपन इस पर डील करेंगे, राइट। सबसे पहले अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। ये बहुत छोटी चीज हो गई। मैंने उस दिन समझाया था कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं जो तुम देख पाते हो आंखों से, जिसमें वजन होता है, जो जगह घेरते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं? पदार्थ। अब ये तो बहुत सारे हो गए, हम भी आ गए उसमें। टेबल भी आ गई, पंखा भी आ गया, दीवार भी आ गई, ईंट आ गई, रोड की गिट्टी मिट्टी सब आ गया। जितना तुम देख पा रहे हो सब पदार्थ ही तो है। अब इन सब चीजों को हमने बहुत बड़े तौर पर देखे तो तीन चीजों में बांट लिया: ठोस, द्रव, गैस। ठोस वो पदार्थ जो जगह भी फिक्स घेरते हैं, उनका आयतन भी फिक्स होता है, ठीक है। द्रव वो जो जगह घेरते हैं, उनका आयतन भी होता है, ठीक, लेकिन उनके लिए शेप उनका बदलता रहता है। जैसे बर्तन में रख लेंगे वैसा हो जाएगा पानी। और गैस कैसी होती है? उसको दबा देंगे तो आयतन भी कम हो जाएगा। अपन छोटे से टायर के अंदर बहुत सारी हवा भर लेते हैं, है ना, उसका आकार भी बदल जाएगा और वो फ्री होती है। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही सारे पदार्थ जब हम इनको बारीकी से देखेंगे तो ये एक छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बने हैं। दुनिया के सारे पदार्थ छोटी छोटी संरचनाओं से बनकर बने, जिनको हम कहते हैं अणु। जिनको हम क्या कहते हैं? अणु। अंग्रेजी में अपन इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल, ठीक, अणु। अब ऐसे बहुत सारे अणु मिलकर वो पदार्थ बनता है जो तुम देख रहे हो हाथ में। जैसे चौक है तो ये भी अणु। अब वैज्ञानिकों ने बहुत सालों तक तो सोचा कि अणु से छोटी कोई चीज नहीं है, लेकिन बाद में जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करता गया, हमने अणु को भी तोड़ दिया। अणु को भी वैज्ञानिकों ने तोड़ दिया और देखा कि अणु भी बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। कैसे मिलकर बना? हाँ, इसीलिए उसको बोला परमाणु, परम अणु, ठीक है ना, परमाणु। इसको हमने तोड़ा तो ये काय से मिलकर बना था? परमाणु। एक परमाणु, दो परमाणु, तीन, चार, जैसा भी पदार्थ है वो परमाणु। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अपन एटम। क्या बोलते हैं? एटम। एटम मतलब ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब ही यही होता है कि जिसको तोड़ा नहीं जा सके। मतलब फिर सोचा अब तो ये परमाणु ही सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। चलो ये बात भी हो गई, पूरी एक सदी बीत गई। उसके बाद वैज्ञानिकों ने परमाणु को भी तोड़ दिया। होना ही है, विज्ञान तो अब तरक्की करता है। एक समय ये होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी तोड़ देंगे, और तोड़ ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उस समय ये था कि परमाणु से छोटी अब दुनिया में कोई चीज नहीं। पहले कहते थे कि अणु से छोटी कोई चीज नहीं, अब बोलते नहीं 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 नहीं, अणु को भी तोड़ सकते हैं, अणु को भी तोड़ सकते हैं। अणु, मॉलिक्यूल कैन बी ब्रोकन इनटू पार्ट्स, हिस्सों में तोड़ सकते, जिसको अपन कहेंगे परमाणु, ठीक है। इतना समझ में आया? अब जो परमाणु होता है उसको भी हमारी पीढ़ी ने तोड़ दिया, उसको भी तोड़ दिया कई हिस्सों में, है ना। ज्यादा हिस्से तो तुम आगे बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, 15-16 पार्टिकल्स और ज्यादा। लेकिन अभी जो मेनली, जो मेजरली रोल निभाते हैं हमारी दुनिया में, वो है तीन प्रकार के। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, है ना। शॉर्ट फॉर्म में मैं इनको जहां भी लिखूंगा ई, पी और एन, अभी तुमको सिर्फ समझाने के लिए। कहीं मैं बोर्ड पे लिख दूं तो इसका मतलब यही समझना, एन लिखूं मतलब न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। ये तीन हिस्से उस परमाणु के अंदर होते हैं मेनली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
बात समझ में आ गई? ये कहाँ होते हैं? हर जगह। मेरे हाथ में चाक है, इसमें है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, होंगे ही सही, क्योंकि हम तो पदार्थ की बात कर रहे हैं, है ना। पदार्थ बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना है, ये अरबों खरबों अणुओं से मिलकर बना होगा। अपन और बारीक करेंगे चाक का पाउडर, इससे भी कई लाखों गुना बारीक करेंगे तो एक अणु मिलेगा, अणु को कई लाख गुना बारीक करोगे तो परमाणु मिलेगा, है ना। और परमाणु को अपन ने और ज्यादा तोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। यहां तक समझ में आया? चलो, इससे अच्छा है कि मैं तुमको बता दूं परमाणु को चित्र बना के कि परमाणु कैसा दिखता है और उसमें ये तीनों कहां रहते हैं। बात समझ में आई? जैसे हमारी बॉडी पूरी एक दिख रही, लेकिन जब इसको तोड़ेंगे तो अंदर हिस्से मिलेंगे अलग अलग, हड्डियां अलग, मांस अलग, नलियां अलग, खून की पार्ट्स अलग अलग। तो ऐसे ही हम परमाणु को भी तोड़ रहे हैं। अब परमाणु को जैसे ही हमने तोड़ा, तुम्हारे समझ ठोस, और इसके अंदर हमको क्या मिले? प्रोटॉन। क्या मिले? प्रोटॉन। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ रही? हाँ। हमने जैसे ही परमाणु को तोड़ा तो एक बादल जैसा दिखा, इसके आसपास क्या दिखा? बादल जैसा, ऐसा धुंधला धुंधला बादल जैसा दिखा। बादल से और अंदर गए हम तो एक बॉल मिली, ठोस, इसको हम कहते हैं नाभिक। किसी भी परमाणु का नाभिक, हर जितने पदार्थ दिख रहे हैं सबका नाभिक होता है, और किसी भी पदार्थ का सारा वजन उसके नाभिक में ही होता है। मेरी बात समझ में आई? हाँ। चलो अंदर गए तो अंदर इसमें मिले हमको प्रोटॉन, और इसी के साथ मिले हमको न्यूट्रॉन। क्या मिले? इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी नाभिक के अंदर हमको मिले प्रोटॉन, और पदार्थ का सारा वजन इसके न्यूट्रॉन में होता है। क्या होता है? समझ गए? जैसे मेरे अंदर अभी जितना भी वजन है ना, मेरे पदार्थ मेरे अभी है 78 kg वेट। कितना है? 78 किलो वजन है मेरे अंदर। हंस तो नहीं रहे लोग? कम हो गया, 78 kg। इसका मतलब देखो, ये चौक में जितना भी वजन है ये इसके ये काय से मिलकर बना? अणु परमाणु से। इसके सारे परमाणुओं के सारे नाभिक अपन निकाल के रख लें तो ये उसका वजन है अभी। क्योंकि अब बोलोगे सर फिर बाकी ये दो हिस्से, ये और दोनों कहां गए? ये होते हैं, लेकिन इनमें बिल्कुल नी के बराबर वजन होता है। इनमें बिल्कुल नहीं के बराबर वजन मान लो, बिल्कुल नगण्य। तो इसके आसपास ये न्यूट्रॉन है, इसमें सारा वजन है, और ये है प्रोटॉन, इसमें बिल्कुल नी के बराबर वजन है। और चार्ज आवेश कौन सा है? प्लस। प्लस माइनस क्या समझा दूंगा, इस पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो। और इसके आसपास ये जो बादल मिल रहा था, इसमें कौन चक्कर लगा रहे हैं? कौन चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन अपने अपने रास्ते पे चक्कर लगा रहे हैं। तुमको समझाने के लिए मैंने बोर्ड पर ऐसी लाइन बनाई है, एक्चुअल में ऐसे 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 आसपास। ये बीच में बॉल है, कोई ऐसे चक्कर लगा रहा, कोई ऐसे चक्कर लगा रहा, कोई ऐसे। तीन बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे चक्कर लगा रहा है, एक ऐसे दो ऐसे। समझ गए क्या? तो इतनी स्पीड में चक्कर लगाते कि बाहर अपने को बादल जैसा दिखता है। देखने जाओगे तो बादल जैसा दिखेगा बाहर, बिल्कुल। बादल के अंदर जाएंगे तो नाभिक मिलेगा, नाभिक के अंदर तुमको प्रोटॉन मिलेंगे जिनके ऊपर धन चार्ज है। कौन सा चार्ज है? और न्यूट्रॉन मिलेंगे, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। मतलब ना तो ये इधर खींचेंगे ना इधर खींचेंगे, ना किसी चीज में चिपकेंगे ना किसी चीज को छोड़ेंगे, कोई चार्ज ही नहीं उसके अंदर, है ना। और ये हमेशा ऋण की तरफ जाएंगे क्योंकि ये धन है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज था? इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्या है? नेगेटिव। बात समझ में आई? पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, अपन बोलते हैं ना प्लस माइनस करंट में, ये चीजें यहां समझो ऐसे कि ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन होते हैं ना नाभिक के अंदर, उतने ही बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए दुनिया संतुलित है, इसीलिए दुनिया संतुलित। जितने अंदर प्लस है उतने ही बाहर माइनस चक्कर लगा रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आई? जैसे कि थोड़ी देर के लिए सोडियम है, सोडियम जो हम जिनसे मिलकर नमक बना होता है। सोडियम के अंदर, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। अभी तुम लोगों को समझ नहीं आएगा लेकिन सुन लो, खाली 11 है। इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। कितने? 11। तो शुरू की लाइन में 2, बीच की लाइन में 8 और एक आखिरी की लाइन में कितने हो गए?
11, 2 8 1, कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे? 11। तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने होने चाहिए? 11। 11 ही प्रोटॉन भी होंगे इसके अंदर। प्रोटॉन कितने होंगे? 11। 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, बराबर हो गया, बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और न्यूट्रॉन जो बाकी का इसका वजन है टोटल लगभग 22, इसका वजन एटॉमिक वेट कितना है? 22। तो जो बाकी बचे हैं वो क्या है? न्यूट्रॉन है। बात समझ में आई? तो ये हो गया। ऐसे ही सारे सारे तत्वों का है, ठीक है। अब हम तो विद्युत पढ़ रहे हैं, हम इन चीजों को क्यों पढ़े? इसका विद्युत से क्या लेना देना है? तो कोई भी करंट जो विद्युत होता है ना, वो इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बहना है तारों के अंदर। तार के अंदर, धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब बहते हैं फ्लो में, तो वो कहलाता है विद्युत। वो क्या कहलाता है? हाँ, किसी भी तार के अंदर जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहेंगे तो उसमें एक आवेश, चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। इसकी सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने देखा, उसने देखा कि जब हम दो चीजों को रगड़ते हैं, ऐसे क्या करते हैं? रगड़ते हैं। तो देखो, तुम घर्षण के कारण अपने हाथ गर्म हो गए, होगा? इसका मतलब कुछ तो क्रिया हो रही है, कुछ तो क्रिया। चलो और देखो, तुमने जब सूखे बालों पे अपन कंघी करते हैं, बालों के ऊपर कंघी करते हैं कि नहीं अपन, और प्लास्टिक की कंघी से तुमने कंघी करी, और फिर जब कंघी करते करते तुम गौर करोगे कि तुम्हारे बाल कंघी की तरफ खींच रहे हैं। गौर करा क्या? कंघी की तरफ तुम्हारे बाल उठते हैं, ऊपर खिंचाते। कितने लोगों ने देखा? लड़कियों ने, बताओ। हाँ, तुम्हारे बाल भी खिंचाएंगे, लेकिन अपने बाल छोटे होते तो अपने को पता नहीं लगते। तुम लोगों के बाल बड़े, अपन बाल सुलझा रहे हैं नहाने के बाद, तो तुम गौर करोगे कि बाल ऐसे कांच में देखोगे तो ऐसे देखना कंघी की तरफ जा रहे हैं या कंघी से दूर जा रहे हैं। कितने लोगों ने देखा ये बताओ? हे भगवान, इतना बढ़िया, इतने साल चोटी करते करते हो गए। चलो, कंघी करने के बाद जब हम उस कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों की तरफ लेके आते हैं, तो क्या होता है? कुछ टुकड़े उस पर चिपक जाएंगे और कुछ टुकड़े बंदर की तरह उससे दूर भागेंगे। ऐसा कितने लोगों ने देखा? ये है आवेश। इसको अपन कहेंगे अंग्रेजी में चार्ज। क्या बोलेंगे? चार्ज। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं, दूसरी भाषा में ऐसे समझ लो, इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टैटिक चार्ज। हाँ, स्थिर आवेश। बात समझ में? स्थिर है ये बह नहीं रहा है, स्थिर है ये। कंघी के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे, हमने कहा कि हर पदार्थ का इसे बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हर पदार्थ बना है, और बाहर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जब हम हाथ ऐसे रगड़ते हैं, या कंघी को ऐसे रगड़ते हो, या हम स्वेटर पहन लेते हैं जोर से, या हम स्वेटर निकाल देते हैं जोर से, या कपड़े ऊन के, या हम प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर बैठ के जोर से किसी ऊन के कपड़े से मारते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर से उधर निकल के चले जाते हैं। जैसे कि कंघी, हमने जोर से कंघी कर ली, तो तुम्हारे बालों के इलेक्ट्रॉन या तो कंघी में चले जाएंगे, या कंघी के इलेक्ट्रॉन बाल में चले जाएंगे। बोले कि सर समझ नहीं आया, थोड़ा फिर से समझो। देखो, पेन दो मुझे। ये पेन है, ये काय से मिलकर बना? अरे भैया, इतना ज्यादा वैज्ञानिक में मत जाओ, एकदम सिंपल बात करो। ये काय से मिलकर बना? प्लास्टिक से। मैं पूछ रहा हूँ काय से मिलकर बना? बोलो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये एकदम वहां पहुंच जाते हैं अपन। अरे ये काय से मिलकर बना? प्लास्टिक है। क्या ये प्लास्टिक पदार्थ में आता है? बिल्कुल पदार्थ में आता है ना? क्या ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर होंगे? बिल्कुल होंगे सर। कहाँ होंगे? ये आपने जो पकड़ रखा है, इसके अंदर कहां पर होंगे वो? अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर हैं तो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर ही होंगे, ठीक है ना? इसका नाभिक तो उसके अंदर होगा, बाकी इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर होंगे, और जब इसको हम ऐसे ऐसे जोर से कहीं घिसते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन, अगर ये कमजोर पदार्थ है तो इसके इलेक्ट्रॉन मेरे बालों में आ जाएंगे, यानी कि बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम। नाभिक तो बीच सेंटर में, ये तो रानी है बीच में, या इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। बाहर से कम ज्यादा कौन हो रहा है? हमेशा इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। मैंने जोर से घिसा तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। सपोज इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने रह गए? 10, या 2 निकल गए तो 8, 9 रह गए। समझ गए ना? और अंदर कितने हैं?
अंदर तो उतने उतना ही है। और ऐसे ही अगर बालों में से इलेक्ट्रॉन निकले और इसके ऊपर चले गए तो बाल के ऊपर इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी इसके अंदर आ गई है, इलेक्ट्रॉन की कमी, ये मैंने जोर से रगड़ा, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर से निकल के मेरे हाथ में आ गए। इसके अंदर क्या कम हो गए? इलेक्ट्रॉन। अब बताओ मुझे, पहले प्लस और माइनस दोनों बराबर थे, अब कौन ज्यादा हो गया? ये प्लस तो चेंज हुआ ही नहीं, ये तो 11 थे और ये कितने रह गए? 9। इस पूरे परमाणु पर कौन सा चार्ज आ गया? प्लस, क्योंकि पहले बराबर था ये। अब क्या ज्यादा है इसके अंदर? तो टोटल पे क्या ज्यादा आ गया? प्लस। अब जैसे मैं कागज के टुकड़ों के पास ले जाऊंगा तो ये उसमें से क्या खींचेगा? माइनस। जितने इसके पास कम हुए उतने खींचने की कोशिश करेगा, तो उसको चिपका के रखेगा अपने अंदर। जैसे ही वो जितने इलेक्ट्रॉन पहले गए थे उतने कम पड़े, बराबर हुआ चार्ज दोनों तरफ, तो वापस छोड़ देगा उसको। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई? ये कहलाती है स्थिर विद्युत। ये बहने वाली नहीं है, ये रुकी हुई है इसके अंदर ही, ये कहीं बह नहीं रही, अपने तारों में नहीं जा रही है कहीं भी, ये हर चीज में है। हाथ अपन जब स्वेटर पहनते चढ़ 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 की आवाज आती, देखा हुआ? और कोई प्लास्टिक की कुर्सी पे बहुत देर से बैठा है पैर ऊपर करके, और अपन ने जाके उसको हाथ लगा दिया, तो कभी करंट लगा तुमको? कितने लोगों को लगा करंट? ये स्थिर विद्युत है, ये हमारे अंदर आ जाती है। तुम सोचो, जब पेट्रोल के टैंक, गैस के टैंक हजार हजार किलोमीटर रोड पे चल के आते हैं, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, गुजरात से मुंबई, गुजरात से इंदौर, जब रोड पे गर्मी में चलते हैं तो ये हवा इनसे टकराती कि नहीं टकराती? तो बाहर के इलेक्ट्रॉन इधर उधर कम ज्यादा होते होंगे कि नहीं होते हैं? तो बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? बस। तो जैसे ही ड्राइवर नीचे उतरेगा, फिर गाड़ी जहां रोक के ढाबे पे खाना खाने के लिए, जैसे ड्राइवर ने पैर नीचे रखा, उतरा, वो सारा आवेश जो ट्रक के अंदर इकट्ठा हो गया है उसके बॉडी के अंदर से होके कहां चला जाएगा? जमीन में। तो फाल्ट होगा, उस फाल्ट से वो पूरी गाड़ी में आग लग सकती है, बम के जैसे उड़ सकता पूरा टैंक वो। इसलिए ऐसी गाड़ियों में नीचे तक चेन लटकती है, झालर। वो सुंदरता के लिए नहीं लगाई है उसने कि अच्छा दिखेगा मेरा ट्रक, आगे देखना उस पर चेन लटकती रहती है बहुत सारी, नीचे रोड से टकराती, पीछे भी। तो वो इसलिए है कि जो उस पर आवेश इकट्ठा हो गया है ना, रास्ते भर चल के जितना भी आवेश इकट्ठा हुआ है वो जमीन में जाता रहेगा, जाता रहेगा। जितना इकट्ठा हो गया जमीन में चला जाएगा। जैसे कि जो प्लास्टिक, जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठा था 1 घंटे से, ऐसे इकट्ठा होके बहुत देर से बैठा, रगड़ रगड़ के, है ना, ऐसे बैठा ही हूं, वो जैसे ही उठा उसने तुमको हाथ लगा दिया, तुमको सारा करंट आ गया घिस घिस के, जो प्लास्टिक से आया था वो। लेकिन उसने तुमसे हाथ लगाने के पहले अपना पैर जमीन पर रख दिया, ऐसे सारा चार्ज कहां चला गया? उसके जमीन में चला। फिर तुमको कितना भी हाथ लगाए हो तुमको कुछ नहीं होगा। ये है स्थिर विद्युत। स्थिर, ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चले गए, और ये बहुत जगह होता है, दिन भर होता ही रहता है। गुब्बारे सिर से ऐसे कर लो, तुम्हारे कपड़े में ऐसे चिपक जाएंगे, छूटेंगे ही नहीं, वो कपड़े में चिपके रहेंगे, मतलब क्योंकि उनमें आवेश इधर से उधर हो गया। कोई भी सूखी चीज आपस में जब हम रगड़ते इस तरह से, तो कुछ न कुछ क्रिया होती है घर्षण के कारण, ठीक है ना, समझ गए? तो उसमें इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते हैं, ये स्थिर विद्युत कहलाती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोई बताएगा मुझे? स्थिर विद्युत का सबसे बड़ा उदाहरण, जहां अपार मात्रा में इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि वो जमीन पा जाते हैं 1 सेकंड के अंदर, और बहुत भारी मात्रा में नुकसान कर सकते हैं। क्या इसका कोई उदाहरण बता सकता है मुझे? एनीबडी? अरे आसमानी बिजली, बिजली चमकती कि नहीं आसमान में, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्थिर विद्युत का सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? बिजली। अभी बारिश का ही मौसम चल रहा है, कि सिर्फ बिजली चमकती है, हम खेत में जाते हैं। और मैं तो छोटा था तो बिजली से बहुत भयंकर डरता था, खूब रोने लगता था, ठीक है। बिजली चमकी और साइकिल पे जा रहे हैं स्कूल और बिजली चमकी तो तुरंत भागते थे कहीं ना कहीं, है ना। बहुत सारे लोगों को डरना भी चाहिए, क्योंकि एकदम से कहीं भी जहां नीचे आएगी वहां सब कुछ जला सकती है क्या ये बिजली? बादल जहां से चलते हैं ऊपर ऊपर ऊपर, तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं, पानी बरसा रहे हैं, सबको पता है, फिर आगे निकल जाएंगे, ऐसा चल रहा है। बादल जहां से आते हैं तो वो जब घर्षण के कारण हवा से
हजारों किलोमीटर दूर के कारण उनके अंदर आवेश आ जाते हैं। यही, या तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे या प्लस होंगे। कम हो गए तो उनको इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, एक साथ चार्ज बहुत सारा हवा के कण से इकट्ठा होता जाएंगे, तो उनके ऊपर, बादल के ऊपर क्या इकट्ठा हो जाएगा? चार्ज। ये जैसे प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठने वाले व्यक्ति के पास इकट्ठा हो गया है, हो गया इकट्ठा। अब वो जैसे ही किसी को छुएगा जो जमीन पे बैठा है, तो बादल इकट्ठे हो जाएंगे, उनके ऊपर चार्ज इकट्ठा हो गया, वो जाए कहाँ? वो तो हवा में है, उसको कहाँ जाना चाहिए? जीरो पे। जीरो क्या है? पृथ्वी। हमारी पृथ्वी एक विशाल गोला है, इसके अंदर कितना भी चार्ज चला जाए कोई पता नहीं चलेगा। तो वो इकट्ठा हुआ चार्ज कहाँ आने की कोशिश कर रहा है? नीचे। तो वो नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा, चिंता मत करो, आएगा। उसको इतना इकट्ठा हो जाने दो कि वो नीचे आएगा। लेकिन पृथ्वी से जुड़ी हुई ऐसी चीजें, जो बिजली का पोल है, तुम्हारी बिल्डिंग है ऊपर 10-10 मंजिला ऊंची बिल्डिंग है, 100-100 मंजिला ऊंची बिल्डिंग है, या कोई ऊंचा पेड़ है, या कोई ऊंचा खंबा है जो नीचे जमीन से गड़ा हुआ है, उसके पास में कौन पड़ेगा? उसको सबसे पास में जमीन पे आना उसके लिए फायदेमंद है कि ऊपर जो पोल लगा हुआ जमीन से जुड़ा वो फायदेमंद है? और वो तो बहुत फुर्ती में रहता, जल्दी में रहता। आप लोग जल्दी में रहते हो कि घूम घूम के आते हो इधर उधर? जैसे इसका घर इसके घर के बिल्कुल पास में, एक ही गली दोनों के बीच में, तो ये ऐसे जाना चाहेगी कि ऐसे घूम घाम के उस रास्ते से आएगी चौराहे तरफ से? बोले सर तुम तो कहीं बात कर रही है, हूं तो सोच रही खिड़की जो है दीवार में तहीं से सामान दी दूं। होता ना ऐसा? तो करंट भी बहुत जल्दी में रहता है, बहुत जल्दी में रहता है। तो वो क्या करता है? जमीन से जुड़ी हुई जितनी संरचना है, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े पेड़ है, या कोई पिलर लगा हुआ है, या कोई खजूर है ऊंची सी, जो भी उसको, जैसे ये बादल है, ये यहां से चल रहा, इसके पास बहुत चार्ज हो गया, अब ये नहीं झेल पा रहा, और ये इसके ऊपर से निकला, ये जमीन से जुड़ा हुआ, तो सीधा 1 सेकंड में सारा चार्ज इसके ऊपर इकट्ठा होके जमीन में चला जाएगा। अब ये पेड़ है कि बिल्डिंग है कि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोलोगे सर अगर पेड़ नहीं है आसपास, दूर दूर तक पूरा मैदान है, और मैं खड़ा हूं छाता लेके यूं खाली खेत में, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर बाद भुट्टे बन जाओगे। और क्या? सारा चार्ज आपके छाते में से इकट्ठा होकर कहां चला जाएगा? जमीन में। इसी को बिजली गिरना बोलते हैं। 1 सेकंड के अंदर पूरी लाइन नीचे आ जाती है, और जितना चार्ज इकट्ठा हुआ था सारा कहां चला जाता है? जमीन में। बस फिर खाली हो जाता बादल, फिर वो आगे बढ़ जाता है, फिर दूसरे बादल जो उसके पास पड़ोस के हैं, और इसी प्रकार से बादल प्लस माइनस वाले भी होते हैं। किसी बादल में प्लस चार्ज है, किसी में माइनस। तो जब पास में आते हैं दोनों ऊपर, तो तुम देखोगे वहां भी बड़बड़ कुछ ना कुछ लाइट वाइट होता ही रहता है, चमकते रहते हैं। बारिश तूफान जो आते हैं जब, तो वो बहुत सारे वहां न्यूट्रल हो जाते हैं। जो ज्यादा था वो हो जाता है, जैसे ये माइनस था, ये प्लस था, दोनों मिल गए न्यूट्रल हो गए। लेकिन जितना जो कम ज्यादा था वो बड़े वाले बादल पे इकट्ठा हो जाता है, वो भी इकट्ठा होकर फिर नीचे आ जाता है। इसको कहते हैं बिजली गिरना। क्या गिरना? हाँ। इसलिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे तड़ित चालक लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? तड़ित चालक। तड़ित चालक मतलब देखो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे क्या लगाते हैं अपन? ये बड़ी बिल्डिंग है, इसके ऊपर अपन क्या लगाएंगे? इस तरह से कुछ रॉड लगी रहती है इसके ऊपर, एक इस तरह से। इसको मैं बड़ा बना देता हूं। एक रॉड लगी रहती है, रॉड नीचे तक जाती है, यहां तक आएगी, और एक पत्ती, लोहे की पत्ती, और नीचे जमीन तक, इसको जमीन में नीचे गाड़ा जाता है 6-7-8 फीट नीचे, और इस पत्ती को दीवार के सहारे उतार देते हैं नीचे, और ऊपर इसमें एक बॉल लगी रहती है, और 3, जरूरी नहीं बॉल लगाओ, तीखी चीज होना चाहिए आसपास, तीखी चीज 2-3 निकाल दो इसमें बस। अब क्या होगा? अब बोले सर जो बिजली पड़ोस से जा रही थी वो भी मेरे घर के ऊपर आकर गिर गई। ऐसा नहीं होगा, तुमको पता भी नहीं लगेगा। जो आवेश इकट्ठा हो रहा ना बादलों के अंदर, जो तुम्हारे घर पे गिरने वाला था, वो इस रॉड के जरिए चुपचाप से कहां चला जाएगा? जमीन में। तुमको पता भी नहीं लगेगा, ये ना इसके ऊपर कोई फाल्ट होगा, कुछ भी नहीं, चला जाएगा नीचे वो। तो इससे हमारा घर बच जाएगा। अदरवाइज क्या है? ऊंची बिल्डिंग है, ये जहां कोने रहते हैं ना वहां चार्ज ज्यादा होता है। जैसे ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, कैसा है ये? एक डिब्बा है। क्या है? एक डिब्बा। अगर इसके ऊपर चार्ज की बात करूं, आवेश की बात करूं, तो इस पे कहां पर इकट्ठा सबसे ज्यादा होगा? इसके कोनों पे, यहां नहीं होगा, बीच कोनों पे।
तो इसी प्रकार बिल्डिंग पे जब भी बिजली गिरेगी, आप अगर बिल्डिंग के कोने पे खड़े हो कि मैं तो एक तरफ खड़ा हो जाता हूं कोने में, है ना, तो कोने पे ही गिरेगी वो बिजली। अब वो कौन से कोने पे गिरेगी आपकी किस्मत, ठीक। लेकिन आप बीच में खड़े हो, छत पे बीचों बीच, चारों, सर ने बोला था कि कोने पे गिरती है, तो मैं तो बीच में खड़ा हो जाता हूं, फिर भी बचने के चांस है। समझ गए ना। तो बिजली 1 सेकंड के अंदर 10वें हिस्से में पूरी लाइन जो नीचे तक आती है, सारा आवेश जो इकट्ठा हुआ था, लाखों कुलाम का आवेश जो इकट्ठा हुआ था, वो एक पल भर के अंदर कहां चला जाता है, उस जमीन के अंदर या पेड़ के अंदर या खजूर के अंदर या पिल्लर के ऊपर कहीं भी। तो वो पिल्लर को, पेड़ को जला देगी, फाड़ देगी उसको, क्योंकि एकदम से इतना करंट नीचे जाता है, जल जाता है वो, और पेड़ फट जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब रही बात यहां पर थोड़ी सी अंधविश्वास की, कि बिजली किसके ऊपर गिरती सर, गोयरे के ऊपर गिरती है ना, पक पाइले के ऊपर गिरती है। तो ये ऊपर वाली प्रकृति को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है कि वो पक पाइले को ढूंढती रहे, उसको कोई लेना देना नहीं तुमसे कि तुम कैसे पैदा हुए हो। बात समझ में आई। ये प्रकृति है, उसको कोई मतलब नहीं, उसमें सिर्फ तुम ही नहीं हो, तुम्हारे जैसे तो करोड़ों चींटी, मकोड़े, बंदर, शेर सब है। किस किस को देखेगी वो तो कुछ क्या है, वो एक आवेश इकट्ठा हो गया बहुत सारा। जैसे मैं तुम्हारे सिर पे 1 कुंटल का बोरा रख दूं, तुम उसको कितनी दूर ले जाओगे, गए गए 2 कदम 4 कदम, और उसके बाद एक सीमा ऐसी आएगी कि तुम उसको नीचे गिरा दोगे। बस यही स्थिति होती है। एक साथ बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो गया, अब वो नीचे गिरना तय है। अब वो कहां गिरेगा, जहां पहला ऑब्जेक्ट उसको मिल गया नीचे। चलो कई बार बहुत लंबे लंबे मैदान होते हैं, फिर वहां क्या होगा, वहां नीचे खड़े बेल पे गिर जाती है, जानवर पे गिर जाती है, या कोई नहीं है तो नीचे जमीन पर आ जाएगी बिजली वहां पर। बात समझ में आई। तो वो जहां जमीन पे गिरती है, वो वहां के आसपास की मिट्टी को पूरा पिघला देती है। ये जो सिलिका होती है, जो रेत होती है ना ये मिट्टी में, ये सिलिका है। क्या है ये, सिलिका। सिलिका एक तत्व है। बात समझ में आई। एसआई सिलिका। तो ये सिलिका क्या है, आपस में पिघल जाती उस जगह। उस समय जब बिजली गिरती ना, लाखों डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। बात समझ में आई। 1 सेकंड के अंदर तो वहां सब आसपास की मिट्टी पिघल जाती है, और पिघल के जब ठंडी होती है तो एक कड़क चीज बन जाती है वहां पर। वहां जाके देखोगे तो लगेगा कोई चीज पड़ी हुई मिलेगी तुमको, कि कोई मिट्टी आपस में पिघल पिघल के चिपक गई। तो उसका आकार कैसा आपको पड़ा हुआ मिलेगा। तो जो पुराने जमाने में जो लोग गाय ढोर चरा रहे थे, या दूर से देख रहे कि वहां बिजली गिरी, देखो देखो कहीं हुई हो, तो सब लोग इकट्ठा होकर जाके देखते थे, तो वहां उनको कुछ न कुछ मिलता था। क्योंकि वहां की जहां गिरी ना, वहां की मिट्टी पिघल के चिपक गई, तो उसको उठा के ले आते थे वो, कि और ये देखो या गिरी, जब तो कूं कहीं पड़ी हो, यही तो बिजली। तो जब से नाम लोग बोलने लग गए कि बिजली गिरी, बिजली गिरी। गिरी बिरी नहीं, वो तो ऊपर ही रहती है, नीचे आई। तो ये आवेश है, ये इकट्ठा हो जाता है। क्या ये एरोप्लेन के ऊपर गिर जाती है? क्यों भैया, एरोप्लेन से कोई रिश्तेदारी क्या उसकी? फिर चलो एक चीज तो हमको समझ में आई कि एरोप्लेन तो ऑलरेडी ऊपर ही है, और वो खुद ही जो ऊपर है। कौन खुद ऊपर है? अरे उसी की तो बात कर रहे हैं। एरोप्लेन तो ऊपर है, और मैंने बोला कि वो खुद भी ऊपर है। कौन? बिजली भी ऊपर ही है। उसको कहां जाना है? नीचे जाना, जहां 0 है। अभी उसके पास 1 लाख वोल्ट है, उसको कहां जाने की जल्दी पड़ी? 0 पे। समझ गए? जैसे बहुत भारी टंकी है तो वो खाली होना चाह रही है, ऐसे। तो एरोप्लेन तो खुद ही एक ऑब्जेक्ट है ना, वो खुद ही ऊपर है, हवा से जुड़ा हुआ नहीं। ठीक है, और उसकी आकृति गोल है। नंबर 1, एरोप्लेन पे भी बिजलियां गिर जाती है, लेकिन उस पर इतना नुकसान नहीं करती है, कभी कभी नुकसान कर भी देती है। ये जो उसका आकृति है ना, वो गोल है। तो एक नियम है, तुम आगे जाके पढ़ोगे, कि आवेश जो होता है ना, वो पिंजरे के बाहरी सतह पर हो जाता है इकट्ठा। काय पे इकट्ठा हो जाता? हाँ, तो अपने को अंदर कुछ नहीं लगेगा वो। हाँ, जो भी रहेगा बाहरी सतह पे रहे। तो बाहरी सतह पर आवेश, करंट थोड़ा थोड़ा हो सकता प्लेन की बाहरी सतह पर, लेकिन अंदर बैठे हुए यात्री को तो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ऐसा अभी तक सुनने में नहीं आया कि प्लेन पे बिजलियां तो गिरती है लेकिन नुकसान नहीं करती है ना। क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा वोल्टेज में अंतर आ जाए, प्लेन जो उड़ रहा है उसके वोल्टेज में, क्योंकि वो दूर से वो भी चल के आ रहा है। हो सकता है उस पर इतने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नहीं है जितना बादल के पास है, तो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते होंगे। लेकिन
ऐसे एकदम धड़ाम से ऐसे नहीं गिरती जैसे नीचे होता है ना। ये बात समझ में आई ना। दूसरा, कार के अंदर बैठे हुए व्यक्ति की क्या हालत होगी? अगर जैसे मैं कार पे बैठा हूं और मेरी कार पे बिजली गिरी तो गिर सकती है क्या? कार तो नीचे जमीन से जुड़ी हुई है। फिर बिल्कुल सही, क्योंकि कार रबड़ के टायर पे खड़ी हुई है और रबर कुचालक है। कुचालक है मतलब मेरा संपर्क तो वैसे ही जमीन से कटा हुआ है, मैं तो बिजली के लिए अनदेखा हो गया हूं। वो ऐसी चीजों को ढूंढ रही है जो बराबर नीचे जमीन से जुड़े हुए हैं, ऐसे ऊपर से जाती जा रही है, ऐसे जाते जा रहे बादल। जो नीचे जमीन से जुड़ा हुआ फट से उसमें से होके चली जाएगी अंदर, तुमको सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। तो मेरी कार काय पे जुड़ी हुई है? टायर पे। टायर कुचालक है। और उसके बाद भी मैं अगर कांच वाच बंद करके गाड़ी के अंदर बैठा हूं तो मेरा इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वही बात नियम आ जाती है कि पिंजरे के बाहर, कोई भी पिंजरा ढांचा उसके बाहर आवेश रहता है, अंदर नहीं आता, बाहरी सतह पे, तो मैं उसमें अंदर सुरक्षित बैठा रह सकता हूं। लेकिन अगर बोनट पे गिर गई आगे या उसके ऊपर ही गिर गई तो नुकसान कैसे होगा? उसकी चमक से। कैसे होगा? चमक इतनी तेजी से आएगी कि तुमको अंधे हो जाओगे, और इतनी ज्यादा गर्मी होगी कि तुम जल सकते हो उससे, समझ, झुलस जाओगे। समझ गए ना? झुलस, इतनी टेम्परेचर 1 सेकंड के लिए इकट्ठा होता वो। अरे हम, तुमने देखी नहीं क्या बिजली गिरते? आसपास एक ही आवाज आती, बिल्कुल ढम से। इसका मतलब वो बिल्कुल तुम्हारे पास ही गिरी। तो देखो ना कितनी बड़ी लाइन आ जाती नीचे तक। बात समझ में आ रहा हो? ये आसमानी ताकत है, आसमानी चार्ज है ये, है ना। हजारों लाखों कुलाम चार्ज इकट्ठा हो जाता है और किसी चीज के अंदर से वो गुजर जाता है, तो उसको पूरी तरह से, मतलब किसी इंसान के ऊपर गिरी तो वो 1 सेकंड भी नहीं झेलेगा, जानवर के ऊपर गिरी वो भी मर जाएगा, पेड़ के ऊपर गिरी पेड़ भी पूरा जल जाता है, ऐसा रहता है। तो ये स्थिर विद्युत का सबसे बड़ा उदाहरण है। कौन से विद्युत का कर रहे हैं? जो हमारा चैप्टर है यह बहने वाली विद्युत है वही। इसमें भी आवेश ही इकट्ठा होते हैं, लेकिन आवेश को हम एक जगह से दूसरी जगह बहने के लिए रास्ता दे रहे हैं। तार क्या दे रहे हैं? चालक क्या दे रहे हैं? चालक क्या होता है? ऐसी सारी चीजें, जरूरी नहीं कि मैं ये यहां पर करंट की पिन है और मैं तार जोड़ूंगा तभी मेरे ऊपर करंट आएगा, क्योंकि सर ने तो बोला था कि तार में ही करंट जाता है। तुमने धातु की कोई चीज पकड़ रखी, ये पेन है तुम्हारा पास, लोहे का, स्टील का, पीतल का, धातु होना चाहिए कोई सी भी, तुमने उसमें छू दिया इसको, सर ने तो बोला था ये चालक थोड़ी है, चालक तो तार रहते हैं। क्या होगा? क्योंकि ये काय से बना हुआ है? धातु से बना हुआ, और दुनिया की जितनी धातुएं सब करंट को इधर से उधर ले जाती है, आवेश को इधर से उधर ले जाती है बड़ी आसानी से। अब ये बात अलग है कि कौन सी धातु अच्छी तरह से ले जाती है, कौन सी धातु धीरे धीरे ले जाती है। बात समझ, ये अलग विषय है, लेकिन ले जाती है। तो चालक किसको कहेंगे फिर अपन? सारी धातुएं इधर से उधर आवेश को ले जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? विद्युत। क्या बोलेंगे उसको अपन? विद्युत। बहने वाले आवेश को क्या कहते हैं? विद्युत। बात समझ में आई मेरी बात इतनी सी। और स्थिर विद्युत किसको कहेंगे? ये देखो, ये चार्ज इसके ऊपर है, अभी ये मैंने रगड़ लिया, कुछ इलेक्ट्रॉन मेरे बाल पे रह गए, अब ये मैंने इसको पकड़ रखा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का बैलेंस बिगड़ गया है, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया है। क्यों आ गया है? बाहर कर दी, तो ये पहले बराबर था, तुमने सब गड़बड़ कर दी, बाहर के कम कर दी, अब इसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस। तो ये ऐसी चीज को ढूंढ रहा है, इसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है अभी, है कि नहीं? ज्यादा है ना? तो ये कैसी चीजों को ढूंढ रहा है? जिसमें ये दे सके। तो कोई भी चीज अपन देखेंगे चिपक जाएगी इस, तो इधर से उधर जब तक बराबर नहीं होते उसको पकड़े रखेगा ये, फिर छोड़ देगा। तो बहने वाली विद्युत की बात करेंगे इसमें हम, आवेश की बात करेंगे। आवेश किसको कहेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन के उपस्थिति को अपन आवेश कहते हैं, है ना। जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के अंदर कम ज्यादा होते हैं तो या तो उसमें प्लस चार्ज आएगा या माइनस चार्ज। बात समझ में आई? कितनी समझ में आई? अभी रोकते अपन वीडियो को इतना करके।